बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका, ऋचा जी आपका, और रजित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस सेशन में भाग ले रहे हैं। और जैसा आपको बताया गया है कि संसद TVR3 कॉन्क्लेव का जो ये सेशन है उसका टॉपिक है फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया इन टुडेज डिजिटल एज, यानी आज के दौर में जो डिजिटल दौर है उसमें मीडिया की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी क्या है, इसके विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। सत्र पर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं राज्यसभा की उपसभापति माननीय हरिवंश जी ने इस विषय पर क्या विचार रखे हैं। संसद टीवी के सफ़र के 3 साल पूरे होने पर इससे जुड़े सभी पत्रकारों जो इस पर समाचार की प्रस्तुति करते हैं, कैमरामैन, टेक्नीशियन, आपके सारे स्टाफ, CEO समेत उनको मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी। आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। आप जानते हैं प्रेस की आज़ादी, प्रेस को हमारे संविधान में चौथा स्तंभ कहा गया। उसका महत्व इतना है और हमारे यहाँ इसके पहले शब्दों को ब्रह्म के रूप में माना गया। इसकी वजह थी कि जो चीज़ें छप जाती हैं आज की तारीख में, आज के युग में आप अगर कहें तो कहा भी जो जा रहा है उस पर सामान्य लोग यकीन करते हैं। तो आपको कोई चीज़ कहने लिखने के प्रति कितना सजग और सावधान होना है। अगर आप भारत की पत्रकारिता की मर्यादा, शुचिता, उसका नैतिक पक्ष, संयम जानना चाहेंगे तो हमारी आज़ादी की लड़ाई से निकला। ये ब्रिटिशर्स और पश्चिम की देन नहीं थी, ये आप याद रखें। जो आज़ादी की लड़ाई में जो 2 धाराएं पत्रकारिता की थी, बड़ी ताकतवर थी, उनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। पहली धारा थी जो उस वक्त के मेन स्ट्रीम के अखबार कहे जाते थे, यानी पायनियर, स्टेट्समैन, टाइम्स ऑफ इंडिया भी उस वक्त विदेशी मालिक होते थे। इस तरह के जो बड़े अंग्रेजी अखबार थे, ये तो आज की तारीख में और तब भी ये व्यवसाय के रूप में चलते थे, ये मेन स्ट्रीम के थे। लेकिन जिस पत्रकारिता से भारत की पत्रकारों को, पत्रकारिता को जो ताकत मिला, नैतिक ओज मिला, मर्यादा मिली, महत्व मिला, वो पत्रकारिता थी हमारी आज़ादी की लड़ाई के लोगों की। उसमें गांधी ने जो कुछ कहा, लिखा, अगुवाई की, उसका सबसे महत्व है। मैं गांधी, या आप कहें गांधी ने जिसने आदर्श माना, हमारे विष्णुराव पराड़कर या गणेश शंकर विद्यार्थी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के बड़े पत्रकार रामानंद चटर्जी वगैरह जैसे लोग हुए हर क्षेत्रीय भाषा में। बाद में अंग्रेजी में इसी धारा में आज़ादी की लड़ाई में हिंदुस्तान टाइम्स जब खुला और आप जानते हैं उसके गांधी जी के लड़के उसके देवदास गांधी संपादक हुए, या बाद में जो उस श्रेणी में और संपादक हमारे लोग आए, और इंडियन एक्सप्रेस रामनाथ गोयनका, जिनका एक देशज मिजाज था। तो ये एक तरह से भारतीय जो आज़ादी की लड़ाई में जो पत्रकारिता की स्वतंत्रता की कल्पना करते थे, उसके लिए लड़ते थे, वो ये अखबार थी। यह स्वराज्य जैसा अखबार था, जो स्वराज्य जिसके जितने संपादक हुए वो काला पानी की सजा गए। तो इन्होंने क्या मापदंड तय किया, उस बारे में HY शारदा प्रसाद ने गांधी को सबसे बड़ा अपने समय का दुनिया का एडिटर और राइटर माना है। मैं गांधी का एक कोट क्या था कि पत्रकारों की आचार संहिता क्या हो, जो आज की तारीख में आप कहें तो पब्लिक ब्रॉडकास्टर के लिए भी, जो टीवी के चैनल में हैं, जो रेडियो पर काम करते हैं, FMs पर, या मीडिया के किसी क्षेत्र में है, या इवन मैं कहूँ सोशल मीडिया में हैं, उनके लिए इससे बड़ा कोई मापदंड, कोड ऑफ इथिक्स, आचार संहिता, कसौटी हो ही नहीं सकती। कहते हैं HY शारदा प्रसाद ने जो कोट किया वो गांधी का यंग इंडिया का 2 जुलाई 1925 का संपादकीय है। गांधी कहते हैं, टू बी ट्रू टू माई फेथ देयरफॉर आई मे नॉट राइट इन एंगर और मलाइस, यानी अपने काम, अपने जो लेखन का धर्म है उसके निर्वाह के लिए मैं कोई शब्द पूर्वाग्रह से ग्रसित या आक्रोश में नहीं लिख सकता। आई मे नॉट राइट आइडली, मैं आलस्य से भी नहीं लिख सकता। आई मे नॉट राइट मेयरली टू एक्साइट पैशन, मैं लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए भी नहीं लिख सकता। द रीडर कैन हैव नो आइडिया ऑफ द रिस्ट्रेंट आई हैव टू एक्सरसाइज फ्रॉम वीक टू वीक इन द चॉइस ऑफ टॉपिक्स एंड माई वोकैबुलरी, यानी पाठकों को एहसास नहीं होगा कि हर सप्ताह जो मैं लेखन करता हूं उसमें एक एक शब्दों के चयन में या अपने पर कितना आत्मनियंत्रण, आत्मबंधन, आत्मानुशासन रखता हूं, इसका
एहसास पाठकों को नहीं होगा। इट्स ए ट्रेनिंग फॉर मी, मेरे लिए प्रशिक्षण है। ऑफन माई वैनिटी डिक्टेट्स ए स्मार्ट एक्सप्रेशन और माई एंगर ए हार्श एडजेक्टिव। यानी आमतौर से मेरा जो दम्भ है वो मुझे कई बार कहता है, या आक्रोश जो है वो कई बार कहता है कि मैं कोई बहुत कठोर विशेषण, कोई बहुत ऐसा एक्सप्रेशन लिखूं जो बहुत स्मार्ट लगे, पर मैं अपने को नियंत्रित करता हूं। इट्स ए टेरिबल ऑर्डेल। यह अपने को रोकना एक बड़ी यंत्रणा है, अपने को आत्मनियंत्रण के अंदर रहना। ए फाइन एक्सरसाइज टू रिमूव द वीड्स। ये जैसे जंगल में झाड़ झंखाड़ होते हैं, उनसे अनावश्यक चीज़ों को हटाकर उसे साफ सुथरा और सुंदर बनाना जैसा काम है। यानी आप समझे गांधी ने क्या कहा। गांधी ने कहा कि आपका दायित्व और जवाबदेही इतना बड़ा है कि आपको आत्मसंयम रखना है। आपको एक एक शब्द के चॉइस में कोई पूर्वाग्रह नहीं दिखना है, किसी आक्रोश में चीज़ों को नहीं लिखना है। मैं गांधी का एक दूसरा प्रसंग आपको बताना चाहूँगा। गांधी अपने अखबार में विज्ञापन बंद कर दिया था। इस पर अलग से किताब भी है, क्योंकि जहाँ व्यवसाय के रूप में ये परिवर्तित हुआ, आप वो सारी चीज़ें करेंगे जो पत्रकारिता में नहीं होनी चाहिए, और आज हो रही है बड़े पैमाने पर। गांधी ने जब हिंदी खंड शुरू किया दक्षिण अफ्रीका में, तो उन्होंने एक भवानी दयाल सन्यासी को उसका संपादक बनाया। भवानी दयाल सन्यासी उनके गांधी जी के मित्र जयराम सिंह के लड़के थे, जो गिरमिटिया मजदूर के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ में गांधी ने इसका बड़ा विशद और बेहतर वर्णन किया है कि उनका क्या सहयोग मिला। तो जब उनको सन्यासी जी को संपादक हिंदी खंड का बनाया, तो कहा एक दिन जनरल स्मर्ट्स के नीतियों पर एक लेख लिखकर आप लाओ। आप जानते हैं जनरल स्मर्ट्स उन दिनों के वहाँ के क्रूर शासक माने जाते थे दक्षिण अफ्रीका के। पूरी रात मेहनत करके बड़ी तैयारी से बहुत ही लक्ष्यदार भाषा में अपनी पूरी प्रतिभा को पन्नों पर उतार कर, शब्दों में उतार कर सन्यासी जी ले आए। उनका पहला संपादकीय था। गांधी जी ने उन्हें पढ़ा, कहा कि तुमने बहुत रात भर मेहनत की, लक्ष्यदार भाषा है तुम्हारी, बहुत लयात्मक और सुंदर प्रवाह में तुमने शैली में लिखा है, पर यह किसी काम का नहीं। दो कारण हैं कि इसकी उपयोगिता नहीं है। पहला कि मैंने जनरल स्मर्ट्स की नीतियों पर कहा था लिखने के लिए, जनरल स्मर्ट्स व्यक्ति पर नहीं। आज की तारीख में क्या हो रहा है पत्रकारिता में, बड़े पैमाने पर व्यक्ति के पूर्वाग्रह के कारण कई चीज़ें लिखी जा रही है, जिसके बारे में आज विस्तार से मैंने संसद टीवी से अपनी बातचीत में एक एक हवाले और तथ्य के साथ मैंने उल्लेख किया है। दूसरा कहा कि अगर आपने जनरल स्मर्ट्स के बारे में जो कठोर शब्द और विशेषण इस्तेमाल किए हैं, अगर आप जनरल स्मर्ट्स के सामने ये कह सकते हैं तब तो मैं समझ सकता हूँ, पर अगर मान लीजिए ये शब्द उनके सामने दोहरा सकते हैं तो आपका मर्यादा से, सूचिता से कोई लेना देना नहीं है। यानी किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी आप बोल दें, कुछ भी कह दें। हमारे समय तक पत्रकारिता की कसौटी हमें बताई गई थी कि एक पक्ष की बात को आप लिखते हैं तो दूसरे का पक्ष जानना अनिवार्य है। आज अखबार अगर आप पढ़ें, कई बार आप चैनलों को देखें, अबाध बिना किसी आत्मनियंत्रण के, बिना आत्मानुशासन के किस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे संविधान में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए माननीय राष्ट्रपति से लेकर माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में किस तरह के अकल्पित शब्द 14 के बाद इस्तेमाल किए गए हैं, विस्तार से मैंने इन चीज़ों को बताया। तो बिना संयम के अगर हमने पत्रकारिता की तो याद रखें आप, हम खुद अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि हमारी ताकत है सिर्फ साख। हम अपनी साख को खुद खत्म कर देंगे तो हम महत्वहीन हो जाएंगे। माननीय हरिवंश जी ने तमाम अहम बातें हैं जो रखी हैं, और संजय जी शुरुआत में आपसे करूंगी चर्चा की। हमने देखा कि हरिवंश जी ने बहुत सारे वाक्य, बहुत सारे पुराने अंश हमारे साथ साझा किए। एक बात और जो है, जब संविधान सभा में चर्चा हो रही थी तब 19A, जब मौलिक अधिकारों की बात थी, तब ये बात आई कि 19A जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात है, उसमें क्लॉज प्रेस की अभिव्यक्ति के लिए, प्रेस की आज़ादी के लिए और जोड़ दिया जाए। कुछ महानुभावों ने ये बात कही, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात का कुछ विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो हो सकता है इसका बेजा इस्तेमाल हो। तो
वो इसके पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा जो मौलिक अधिकार हैं, सबकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसी में प्रेस की अभिव्यक्ति की भी आज़ादी हो। अब हम जानते हैं सेल्फ रेगुलेशन की भी लगातार बातें हो रही हैं, और एक लंबा दौर आपने भी मीडिया का देखा है। साथ ही एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपके माता पिता चाहते थे कि आप सिविल सर्विसेज में जाएं या परिवार का व्यवसाय संभालें, लेकिन आपने अपनी सोच को स्वतंत्र रखते हुए जो आपका मीडिया का जुनून था उसे आप बखूबी पूरा कर रहे हैं। 4 दशकों से लंबा दौर आपने मीडिया जगत में देखा है। इस आज़ादी को लेकर, प्रेस की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो भी आपका अनुभव रहा, थोड़ा हमें बताइए कि मीडिया की स्वतंत्रता किन किन दौर से गुजरी है, किन किन पड़ाव से गुजरी है। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये कि संसद टीवी का जन्मदिन का ये तीसरा शानदार समारोह, उसमें शिरकत करने का मौका मिला, उसके लिए बहुत धन्यवाद रजित जी को और पूरी टीम को। संसद टीवी के बारे में मेरी राय बड़ी साफ़ है, और पिछले दिनों में इसका एक कमेंट आप लोग खुद सुनते आए होंगे, वो ये कि बहुत लोग बोलते हैं, जिस प्रकार का पत्रकारिता का दौर है, कि आजकल खबर के लिए हम दूरदर्शन देखने लग गए हैं, खबर के लिए हम संसद टीवी, राज्यसभा, लोकसभा ये देखने लग गए हैं। ये हमारे लिए विचार के लिए टिप्पणी है, आपके लिए खुशी मनाने के लिए टिप्पणी है। तो ये एक फ़र्क इसीलिए है कि आपके आग्रह पूर्वाग्रह जो भी हों, आप मूल बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं पत्रकारिता के, जिसमें है कि समाचार बताना, सूचना देना और उसकी सही व्यक्ति से, प्रासंगिक व्यक्ति से समीक्षा, व्याख्याएं और विचार ले लेना, वो काम अगर आप करते रहते हैं तो सबसे अच्छा काम होता है। मुख्य धारा की पत्रकारिता शोर शराबे में, सोशल मीडिया में, टेक्नोलॉजी में कहीं गई नहीं है, वो अपनी जगह है, डटी हुई है। शायद शोर शराबे में वो थोड़ा सा ओवरशैडो हो गई होगी, और उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शोर शराबा उन लोगों का काम है जिनके अपने इंटरेस्ट हैं, चाहे वो समाज के हों, चाहे राजनीति के हों, चाहे व्यापार के हों। वो अपना नैरेटिव ढूंढते हैं, चलते हैं, चलाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक पत्रकारिता के दौर को देखने का सवाल है, एक ही बात कहना चाहूँगा। अभी हरिवंश जी को सुन रहा था, अब वो संसद के हिस्सा हैं, लेकिन आपको पता ही है कि वो मूल रूप से पत्रकार हैं। हरिवंश उस टर्निंग पॉइंट पे थे जब भारत की पत्रकारिता तेज़, तर्रार, धारदार, ज़्यादा जिम्मेदार बनी, और पत्रकारिता को, खास करके हिंदी पत्रकारिता को, स्टारडम का दर्जा दिया। अभी पत्रकार के रूप में ही वो बोल रहे थे, न कि संसद के एक अधिकारी के रूप में बोल रहे थे। उनकी एक एक बात बहुत ध्यान से गौर करके सुनने लायक थी। मैं ये मानता हूँ कि ये दौर आते हैं, जाते हैं, कभी हम अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाते हैं, कभी नहीं निभाते, कभी कर्कश हो जाते हैं, लेकिन मूल पत्रकारिता के सिद्धांत को न कोई आँच आई है, न आ सकती है। उसको प्रैक्टिस करने वाले लोग कम और ज़्यादा हो सकते हैं, वो एक अलग विषय हो सकता है कि कुछ लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ये उनका प्रॉब्लम है। उनसे बचें कैसे, ये हमारा एज अ कंज्यूमर, एज अ व्यूअर, एज अ पाठक, एज अ दर्शक हमारा प्रॉब्लम है। बैंडविड्थ एक लिमिट की होती है, हमको जो रेलेवेंट लगता है उसके बाद हम जो दूसरी चीज़ें हैं वो हम कंज्यूम नहीं करते। हमको लगता है कि कोई बैठा हुआ है, आपके इंतज़ार में है, जिसको कि आप जो परोस देंगे उसको वो मान लेगा, ऐसा है नहीं। भारत की पत्रकारिता में एक चैलेंज और रहा है, और वो चैलेंज को मैं बहुत हल्के में कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा, संक्षेप में कह करके, वो ये कि हम दर्शक को और श्रोता को उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और हम सोचते हैं कि हम जो बता रहे हैं वही सत्य है, वही धारणा है, और वही एक विचार है, वही एक मत है जिसको आप मान लें। ऐसा होता नहीं है। दर्शक या पाठक को जिस प्रकार से अपनी बात कहनी या बोलनी है, वो किसी भी पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म को उसी प्रकार रिजेक्ट करता है या एक्सेप्ट करता है, जैसे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। तो दर्शकों के विवेक के सामने हमारी सारी गलतियाँ, हमारी लापरवाहियाँ, हमारे दुराग्रह पूर्वाग्रह, वो सब बेकार हो जाते हैं, उसका कुछ चलता वलता नहीं है। ये मेरी राय है। बिल्कुल। ऋचा, जब वो दौर था जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 24 घंटे की न्यूज़ चैनल जब बन रहे थे, वो अंकुरित हो रहे थे, उस समय ही आपने अपनी जुदा शैली से एक अलग छाप बना ली थी। वो दौर भी आपने देखा है किस तरह से उस समय खबरें पेश की जाती थी, और आज का जो दौर है, रेडियो की बात करें, जानी मानी शख्सियत, सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली आवाज़ें, उसको भी आपने करीबी से देखा है। जो शैली रही है खबरों को ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पेश करने की,
और अब वो डिजिटल युग है, जैसा संजय जी भी कह रहे थे। पहले वक्त लगता था खबर को दर्शकों तक पहुंचाने में 24 घंटे का, और 24 सेकंड का भी समय नहीं लगता। आपने किन पड़ाव को देखा है, थोड़ा अनुभव बताइए अपना। प्रीति, जब 2002 में मैंने जी न्यूज़ ज्वाइन किया तब बिल्कुल वो हो रहा था कि अब हम दूरदर्शन से आगे बढ़ के अब थोड़ा सा वो तेज़ रफ्तार हो जाएंगी खबरें और ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, और बड़ा एक्साइटमेंट होता था। तब 2-3 ही नए नए चैनल्स थे। तब ऐसा लगता था कि हम बहुत शोर करने लगे हैं कंपेयर टू जो दूरदर्शन में एंकर्स न्यूज़ पढ़ रहे हैं। और अब जब कभी अपनी पुरानी क्लिपिंग्स आर्काइव से अभी मैंने जी न्यूज़ से निकलवाई तो मुझे लगा अरे हम कितनी शांति से न्यूज़ पढ़ते थे, अब तो जो हो रहा है। तो मैंने 2002 से लेकर न्यूज़ पढ़ना तो अब काफ़ी साल पहले छोड़ दिया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बहुत सारी चीज़ों में, अपॉलॉजीज़ फॉर यूजिंग दैट वर्ड, लेकिन जो कुछ चीज़ों में जो पतन हो रहा था उसकी मैं बहुत करीब से गवाह रही हूँ। जब हम शुरू करते थे तो न्यूज़ पढ़ते थे और बुलेटिन में हर तरह की स्टोरीज़ को पूरी स्पेस मिलती थी कि शुरू किया तो आपने बड़ी हेडलाइन स्टोरीज़ की, भाई आज किस नेता की कहाँ रैली हुई, क्या किसी के साथ वो हुआ। एंड तक आते आते हम एक सॉफ्ट स्टोरी ज़रूर दिखाते थे, संजय जी को याद होगा, कोई एक जनता के सरोकार से जुड़ी एक खबर दिखाते थे। फिर हम ये कोई कल्चरल क्लासिकल म्यूज़िक या डांस का कहीं प्रोग्राम हुआ हम वो भी दिखाते थे। तो ऐसा लगता था पूरी कंप्लीट हमने बुलेटिन पढ़ी है। आज आप मुझे बता दीजिए कौन से मेन स्ट्रीम जो न्यूज़ चैनल्स हैं उस पर आप सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट्स के अलावा कुछ भी और देख रहे हैं। तो मुझे हमेशा ये सवाल उठता रहा कि क्या जर्नलिज्म या स्टोरीज सिर्फ यही हैं जो आजकल चल रही हैं। फिर हम लोगों ने 4, 5, 6 आते आते फिर वो प्रिंस गड्ढे में गिरा, फिर वो सांप बिच्छू और आसमान में उड़न तश्तरी दिखी, फिर तो एक स्वर्ग की सीढ़ी। तो फिर तो एक दौर आया जब यही स्टोरीज चलने लगी और ये माना जाने लगा, क्योंकि तब तक टीआरपी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी चैनल्स में। उससे हम जैसे बहुत सारे पत्रकारों को बहुत कष्ट रहा। अपने अपने चैनलों में अपने अपने संपादकों से हम लोगों ने इस पर बहुत जिरह, बहुत बहस हुई कि सर हम ये क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन तब हमें बता दिया जाता था अरे जनता, ऑडियंस को यही चाहिए। ऑडियंस को क्या चाहिए वो थर्सडे को पता चलता था। और जो आपको ऐसा लगता था कि पूरे हफ्ते में जो सबसे बकवास शो जो हमें नहीं करना चाहिए था, जो पत्रकारिता के नाम पर धब्बा था, उस शो की टीआरपी सबसे हाई होती थी। तो क्या होता है कि भाई सबकी अपनी मजबूरियां हैं। संपादक को मैनेजमेंट की सुननी है, मैनेजमेंट को का एक कंज्यूमर उसकी एक मजबूरी है, सबको स्पॉन्सर्स चाहिए। तो धीरे धीरे वो ना, मेरा तो सही कहूँ तो मेरा मन उचाट होता चला गया। मुझे वो खबरें पढ़ने का मन नहीं करता था। मैंने कई जगह कोट किए, जब प्रिंस गड्ढे में गिरा तो कितना सर 48-72 घंटे नॉन स्टॉप सब न्यूज़ चैनल्स ने, मतलब ऐसा लग रहा था देश में और कोई खबर नहीं है, सिर्फ वही चल रहा था। और मैं एक समय एंकर करी थी, मुझसे कहा गया कैलाश खेर लाइन पर हैं। अब आप सोचिए बिल्कुल पीक वो चल रहा है। तो मैंने इसे इशारा किया कि एक बच्चा गड्ढे में गिरा है, उसके रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, हमें उस पर सवाल करने चाहिए, वो गड्ढा वहाँ क्यों था, सरकार सब पे प्रशासन की लापरवाही। हम जर्नलिस्टिक सवाल पूछें। मैं कैलाश खेर से क्या कहूँ। तो मेरे कान में कहा गया उसे ईपी में कि गाना गवाओ। तो हमने वो फिर खबरों का तमाशा बनने वाला दौर की मैं बहुत करीब से गवा रही हूँ, क्योंकि मैं न्यूज़ एंकर थी। जब आरुषि मर्डर केस हुआ, आप लोगों को याद होगा, तब मीडिया ने मतलब बहुत गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग जिस तरह से हुई, आप क्राइम की साइट पे जा रहे हैं कोई, तो हमने बहुत सारी वो लापरवाहियाँ देखी। उसके बाद मैंने अपना आगे रास्ता चुना कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे इस तमाशे का हिस्सा नहीं बनना है। और उम्मीद करती हूँ कि वो जल्दी खत्म हो। लेकिन जब से फिर जिंदगी लाइव की IBN 7 पर, वो शायद एक मेरी खुशनसीबी थी। आज जिंदगी विद ऋचा करती हूँ तो मेरे एक सिटीजन जर्नलिस्ट, बहुत अच्छा शो, हम लोग जब सेम नेटवर्क में थे, संजय जी को बहुत अच्छा शो था कि हम जनता के हाथ में माइक देते थे कि आपकी जो समस्या है बिजली विभाग में कहीं पर, आप जाके सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए। मुझे लगता है जनता से जुड़े सरोकार जो जर्नलिज्म से हट गए हैं ना प्रीति, वो वापस आने चाहिए। हम जैसे लोग हैं जो अब व्यूज़ की या रेवेन्यू की चिंता किए बिना वो कर रहे हैं। तो जो आपका दूसरा पार्ट है इस टॉपिक का कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया, तो मुझे लगता है मैं चाहे अकेले एक झंडा लेकर वो करने की कोशिश कर रही हूँ। उन स्टोरीज़ को बहुत व्यूज़ नहीं मिलते। लेकिन आज अगर मैं आपको बताऊँ कि कल मेरा एक एपिसोड अपलोड होने वाला है जो एक महिला की कहानी है, जिसने कई साल पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एज स्वीपर ज्वाइन किया था और इस साल वो एज AGM रिटायर हुई हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है एज पार्ट ऑफ मीडिया कि मैं ये कहानियाँ दुनिया तक, देश के लोगों तक पहुँचाऊँ। तो ठीक है, वो पूरा बदलता दौर देखा है, फिर हम सब अपना अपना रास्ता चुन लेते हैं कि भाई मुझे करना है या नहीं करना है, इसका हिस्सा बनना है या नहीं बनना है। बिल्कुल, और जिम्मेदारियों पे हम आगे और भी विस्तार से बातचीत करेंगे। DG दूरदर्शन और CEO प्रसार भारती, मीडिया की स्वतंत्रता पर बात हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बात हो रही है। 2 खास मेहमान और हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं चाहूँगी एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया। रजत जी, थोड़ा सा अगर हम पार्लियामेंट्री चैनल्स की तरफ बढ़ें, हमारा देश जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जब संसदीय चैनल की शुरुआत हुई, बहुत से ऐसे देश हैं और दुनिया में जिन्होंने इससे प्रेरणा ली और प्रेरणा लेकर ये कोशिश हो रही है कि अपने अपने देश में भी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है, उससे जन जन तक पहुँचाया जाए और ये चैनल, इस तरह का चैनल अपने यहाँ भी लाने की तैयारी है। जब संसदीय प्रक्रियाओं और प्रणालियों की बात होती है, जैसा अभी ऋचा ने भी कहा, जन सरोकार की बात होती है, जो हम फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसे लेकर एक संसदीय चैनल के मुखिया के तौर पर आपके अनुभव क्या रहे हैं? आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हमारे लिए तो इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस, बट हम ज़्यादा कहना चाहेंगे अबाउट अदर नॉन TRP चैनल्स। हम लोग ने काफ़ी स्टडी किया ग्लोबल जो पार्लियामेंट्री चैनल्स हैं, जैसे सी स्पैन है, आपका BBC का है, फ्रांस का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी है। तो सी स्पैन का जो मॉडल है, दे आर ऑल्सो अर्निंग देयर ओन रेवेन्यू। हम लोग जैसे पब्लिक रेवेन्यू पर डिपेंडेंट है, दे आर अर्निंग देयर ओन रेवेन्यू। सो जो एक सीरियस, और वो लोग सीरियस प्रोग्राम्स करते हैं जैसे हम लोग संसद TV में भी करते हैं, बट एक सीरियस प्रोग्राम्स का भी एक व्यूअरशिप है। आपको याद होगा जब हम लोग व्हेन वी वर यंगर, तो जैसे डिस्कवरी चैनल होता था या नेशनल जियोग्राफिक चैनल होता था, तो इनका भी एक व्यूअरशिप है। पर जो समटाइम्स आई थिंक कि जो TRP, जैसे अब बात हो रही थी, अब मे बी आई वांट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर पैनलिस्ट, जब से ये TRP का दौर हुआ है ना, देन योर एडवर्टाइजिंग इज़ बेस्ड ऑन अ TRP रेटिंग विच मे नॉट बी इवन करेक्ट। उसमें भी बहुत सारे एलिगेशंस हैं मैनिपुलेशन का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वेदर दिस, मतलब आई हैव अ काउंटर क्वेश्चन टू द पैनलिस्ट कि वेदर दिस TRP mechanism is a good mechanism, and in other ways can we evolve other mechanisms? ऑन अ लाइटर वेन, तो ये है कि हमको TRP की लड़ाई में फंसा के आप तो मज़े कर रहे हैं। ऑन अ सीरियस नोट, आपने रजित जी बहुत गहरी और गंभीर बात कही है कि TRP और TRP के बारे में जो इल्ज़ाम लगे हैं मैनिपुलेशन के और डिस्टॉर्शन के, ये एक सीरियस विषय है जिस पर हम सभी स्टेक होल्डर को, इंडस्ट्री को, पॉलिसी मेकर्स को विचार करने की ज़रूरत है। और दर्शकों के तौर पर तो देखिए, वो अपना वर्डिक्ट रोज़ाना दे देते हैं, फिर हम कोई डेटा कुकअप करते हैं, फिर कहते हैं कि इस घंटे में 4 साल के बच्चों में हम नंबर 1 थे। इस हास्यास्पद स्थिति तक हम लोगों ने TRP की जंग को पहुंचा दिया है। ये फ़िक्र की बात है, और चूँकि आपने इसका जिक्र किया है तो मैं यही अंडरलाइन करूंगा कि इसकी गंभीरता को समझ करके जो निर्णयकर्ता लोग हैं उनको इस पर ज़रूर कोई एक व्यू बनाना चाहिए और इस स्पेस को ठीक करने के लिए काम करना चाहिए। और उसके बहुत सारे तरीके हैं, वो तरीके बड़े ट्रांसपेरेंट हैं, किसी भी चीज़ को कभी भी मेजर किया जा सकता है और उसके आधार पर विज्ञापन दाता या जो भी है वो अपनी राय बना सकता है कि किसको वो नंबर 1 या नंबर 2 मानता है। ये भारत की ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कैंसर है जिसका आपने जिक्र किया। बिल्कुल। और संजय जी, इससे आगे जब डिजिटल एज की बात हो रही है, इस दौर में आप मानते हैं कि इसने, डिजिटल एज ने मीडिया की जो निष्पक्षता है या स्वतंत्रता है, उस पर किसी न किसी रूप में असर डाला है जब से डिजिटल एज ज़्यादा हम देख रहे हैं? और अब मैं कहूँगी और आगे बढ़कर जेन Z से आगे जेन अल्फा हमारे सामने है, तो क्या निष्पक्षता पर और स्वतंत्रता पर किसी रूप में असर डल रहा है? और ख़ास तौर पर जब डेमोक्रेटिक सिस्टम, किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की हम बात करते हैं, ऐसे देश की बात करते हैं, उसमें इसके असर को आप कैसे देख रहे हैं? हाँ जी संजय जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हम लोग दिन भर थोड़ा बहुत ये कंज्यूम करते हैं तो दिमाग में छाया रहता है ये डिजिटल मीडिया वाली बात। और डिजिटल मीडिया का मतलब यहाँ पर ये है कि सोशल मीडिया की बातें हमारे दिमाग में छाई रहती हैं। ये भी एक फ़िक्र का विषय है कि क्या सोशल मीडिया पर चल रही कमेंट्री को हम लोग जो न्यूज़ रूम में बैठे हैं उससे प्रभावित हो जाएं, उससे मेरी न्यूज़ लिस्ट प्रभावित हो जाए, मेरी खबरों का संकलन और सिलेक्शन उससे प्रभावित हो जाए, या वो मेरे लिए वन ऑफ द सोर्स है। बुरी बात यह है कि दुनिया भर में ये ट्रेंड देखा जा रहा है और भारत में भी देखा जा रहा है कि हमारा संपादकीय दृष्टिकोण, हमारे एडिटोरियल फैसले किसी बिना बात की
जो आपस की लड़ाई है, चीख चिल्लाहट है, गॉसिप है, उससे शेप हो रही है। ये बीमारी हम सबको लगी है, हमको पता नहीं लग रहा है कि हम इसके बीमार और मरीज़ बन चुके हैं। इसीलिए आप अगर मेरी बात करें तो मैं प्रैक्टिस बहुत सिंपल काम करता हूँ। सिर्फ ज्ञानवर्धक सुरुचिपूर्ण जानकारी लेने के लिए मैं सोशल मीडिया के पास जाता हूँ। बाकी सब कुछ सोशल मीडिया पर मैं इग्नोर करता हूँ। आई एम कम्प्लीटली डेफ अबाउट इट। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बात करते हैं तो एक टू वे कम्युनिकेशन है, जानते हैं, तुरंत लाइक्स मिल रहे हैं, तुरंत डिसलाइक्स मिल रहे हैं, तुरंत कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन साथ ही ऐसे आरोप भी लगते हैं कि जो इस मीडियम का इस्तेमाल है वो गलत नैरेटिव के लिए भी कई बार किया जाता है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करना या फिर आधा अधूरा तथ्य दिखाना, इस तरह के भी आरोप लगातार लगते हैं, जिससे आपको लगता है क्या कि मीडिया की आज़ादी पर एक सवाल खड़ा होता है और दर्शकों की विवेक पर ही क्या छोड़ दिया जाए इन सब चीज़ों को? विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए क्या आपको लग रहा है गाइडलाइंस ठीक हैं या और सख्त प्रावधानों की ज़रूरत है? इसमें चैलेंजेस क्या दिख रहे हैं आपको इस समय? सबसे बड़ा चैलेंज है, एक कहावत हम सब ने सुनी है कि जब तक सच अपना जूता पहन रहा होता है तब तक झूठ पूरे गांव का चक्कर लगाकर आ चुका होता है। और फेक न्यूज़ के मामले में सोशल मीडिया पर प्रीति सबसे ज़्यादा आजकल यही हो रहा है। आप एक्स, हमेशा मुझसे ट्विटर निकलता है, एक्स खोलें तो आपको समझ में आ जाता है किसी भी खबर के कितने अलग अलग पहलू, कितने अलग अलग ढंग से लोग लिख रहे हैं और उसमें कितनी सारी बातें झूठ हैं। लेकिन शाम तक जब तक उस खबर का क्लैरिफिकेशन उससे रिलेटेड कोई भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन देता है तब तक वो खबर उसका आप ये देखिए कि कितने उसके व्यूज़ हो चुके हैं, कितने उसके रीट्वीट्स हो चुके हैं, कितनी शेयरिंग हो चुकी है, तो आप डर जाते हैं। व्हाट्सएप पर तो आजकल हो ही रहा है, मतलब हम लोग तो अपने फैमिली ग्रुप में जब बड़े बुजुर्गों को फैक्ट चेक करने की तो आदत होती है, भेज देते हैं, तो मैं तो हर फैमिली ग्रुप में मुझे बोलना पड़ता है, अरे चाचा जी ये फेक खबर है, अरे मामा जी ये मत फॉरवर्ड कीजिए, गलत है। इवन सोसाइटी के ग्रुप से मुझे लोगों को बोलना पड़ता है, बिकॉज फैक्ट चेक के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ, हालांकि बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि अब इतना बड़ा एक समंदर है। एंड एक और बहुत खतरनाक बात है, ये इस वाले मैं कहूँगी सिक्के के दो पहलू हैं। मीडिया को जो लगता था हमारी मोनोपोली है, एक अखबार ने जो कह दिया या टीवी ने जो कह दिया वही सच हो गया, न्यूज़ चैनल ने। अब क्या है, एक घटना घटती है तो 50 लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, वो सब उस घटना का अपना अपना वर्जन रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपका चिल्लाना रिकॉर्ड कर सकती हूँ, कोई दूसरा सिर्फ उनका चिल्लाना रिकॉर्ड कर सकता है और वो अपने अपने हिसाब से उसका वर्जन दिखाता है सोशल मीडिया पर। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप इसको रेगुलेट कैसे करेंगे। बट हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि रेगुलेशन ज़रूरी है क्योंकि बहुत गलत लोगों के हाथों में भी वो स्मार्टफोन्स आ गए हैं जो अपने हिसाब से नैरेटिव सेट कर रहे हैं और वो हम लोग हर दिन सोशल मीडिया पर देखते हैं। ठीक है। संजय जी, आपने शुरुआत में ही कहा था कि जो मूल भावना है पत्रकारिता की, या मीडिया का मैं इस्तेमाल करूं शब्द का, वो मूल भावना वही बनी हुई है। ये देखना होगा कि कौन उसे फॉलो कर रहा है, कौन उसे गंभीरता से ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, ये अपनी अपनी उस पर है। लेकिन जब डिजिटल मीडिया का दौर है, जब ट्रेंडिंग होती खबरों के साथ तुरंत लोगों की राय बन रही है, बिगड़ रही है, आपको लग रहा है कि क्या मूल भावना के साथ छेड़छाड़ ज़्यादा हो रही है, समझौता ज़्यादा हो रहा है, और ये कितनी चिंता का विषय है और इसके लिए किया क्या जा सकता है? बिल्कुल फिक्र का विषय है। इसमें जो एक मूल बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये हमारे लाइफ स्टेज में वो इनोवेशन है टेक्नोलॉजी का, डिजिटल मीडिया वाला, जो बहुत अहम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब चूंकि हर इंसान स्टोरी टेलर या प्रकाशक बन के अपनी बात कह देता है, तो एक तरफ ये बहुत हार्टनिंग है कि अब एक संस्था बनाम एक व्यक्ति, उसकी आवाज़ को पहुंचाने में किसी को कोई बाधा नहीं है, कोई रोड ब्लॉक नहीं है, कोई एंट्री बैरियर नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। इसमें इनेमर्ड हो करके हमने गलतियां ये की हैं कि जो पत्रकारिता या इंफॉर्मेशन या एम्पावरमेंट, लोगों के एम्पावरमेंट के नाम पर हाईवे पूरा खोल दिया और वहाँ जो डिस्टॉर्शन हुए, जिसको हम पत्रकारिता समझ रहे हैं वो पत्रकारिता है नहीं। डिजिटल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं जो कि ओपिनियन है, खबर के नाम पर हम उसको देख या सुन रहे होते हैं। ये डिस्टिंक्शन करना, ये डिफ्रेंशिएशन करना बहुत ज़रूरी है कि जर्नलिज्म का जो फॉलो नहीं करते उनसे हम प्रभावित हो रहे हैं पब्लिक कन्वर्सेशन में, सार्वजनिक विमर्श में। तो थोड़ा प्रॉब्लम हमारा भी है और इस डिस्कशन को बढ़ा करके ये डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस हाईवे को चलने से तो आप रोक नहीं सकते, वो तो हो नहीं पाएगा। तो क्या हो पाएगा कि आप ये बताएं कि उसको खबर नहीं कहते हैं,
उसको जर्नलिज्म नहीं कहते हैं, उसको मीडिया नहीं कहते हैं, वो कुछ और है जिसको तुम कंज्यूम करो, ये तुम्हारी आज़ादी है। लेकिन ये डिफ्रेंसिएशन सीखो। इसमें हम ही लोग हौच पौच करते हैं, क्योंकि जो मेरे लिए सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का एक चैनल है या पाइपलाइन है, उसको मैं अपना डेस्टिनेशन समझ रहा हूँ। इसीलिए मुख्य धारा बनाम डिजिटल बनाम सोशल मीडिया बनाम भाषा, ये तरह तरह की लेयरिंग से हम लोग कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। और ये एक तरह का आप कहिए संक्रमण का काल है। चीज़ें स्टेबलाइज होंगी और बेहतर साइड में ही स्टेबलाइज होंगी, ऐसा मुझे लगता है। जो टेक्नोलॉजी के कारण टॉक्सिसिटी आई है हमारे पब्लिक कन्वर्सेशन में, फिक्र का विषय ये है, इसकी जिम्मेदारी पत्रकारिता और पत्रकारों को हैंडल करने की नहीं है। ये अगेन पॉलिसी मेकर्स का प्रॉब्लम है। अब पूरी दुनिया इस महामारी से ग्रस्त है, सारा पॉलिटिकल क्लास इससे स्ट्रगल कर रहा है, उसको पता नहीं है इसको टैकल कैसे किया जाए। रजत जी, जो संक्रमण और महामारी की बात संजय जी कर रहे हैं, सोशल मीडिया की बात करें तो 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हमारे हैं यूट्यूब पर, और हम जानते हैं कि जो लोगों की प्रतिक्रिया आती है वो किस तरह से अच्छे कंटेंट की डिमांड करती है और अप्रिशिएट करती है हमारे कंटेंट को। तो एक दर्शक के तौर पर भी, या फिर एक मैं कहूँ पब्लिक मीडिया, प्राइवेट मीडिया और एक दर्शक के नज़रिए से आपको क्या लग रहा है, उसे खबरों को परखने या सराहने या नकारने के संदर्भ में क्या जिम्मेदारी, क्या भूमिका होनी चाहिए, वो आपने रिएक्शन किस तरह का देखा है? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि जो आपका ऑडियंस है, अगर आप सही और इवन सीरियस एंड तरीक़े से उसको प्रेजेंट करें, तो आई डोंट थिंक आपका ऑडियंस बहुत ज़्यादा इधर उधर जाएगा। एंड even your advertising revenue, if you're an advertising revenue earning company, आपको तभी भी जो है आपके जो कंपनीज़ हैं, they will advertise their products because वो लोग भी टारगेट करते हैं। आजकल कंपनीज़ भी they also target an audience। जो हम लोग संसद टीवी में ये प्रयास हम लोग कर रहा है कि we have a target audience, और हम लोग को डेफिनेटली, जैसे संजय जी कह रहे थे, हम लोग को ये ज़रूर बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि और एडवांटेज है कि हम लोग पब्लिक फंडेड है, और दूसरा पार्लियामेंट है, तो हम लोग का जो डिमांड हम लोग जो देते हैं उसको कोई रोकता नहीं है। तो इसलिए वो तो ज़रूर एक एडवांटेज है। पर तभी भी हम लोग अपने फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर में भी प्रूडेंसी और फिजिकल प्रूडेंस, हम लोग का गवर्निंग काउंसिल बहुत इस पर जोर देता है कि वी ऑल्सो शुड बी फिजिकली प्रूडेंट। तो हम लोग ने अपना एक टारगेट ऑडियंस एक काइंड ऑफ आइडेंटिफाई किया है, और हम लोग चाहते हैं कि वो टारगेट ऑडियंस को हम बेस्ट प्रोग्राम्स दें। हम लोग का यही स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल। संजय जी, जब डिजिटल मजबूती की बात हो रही है, तो इस समय में और बड़े चैलेंजेस आप क्या देखते हैं? क्योंकि एआई एंकर आज हमारे सामने है, वॉइस ओवर आप कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, यहाँ तक कि एडिटिंग भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ हो रही है। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं ओरिजिनल कंटेंट या फिर जर्नलिस्टिक जो स्किल्स हैं, क्या उस पर हावी हो सकती है? क्या चुनौतियाँ हैं इसे लेकर? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और विथ कंप्लीट ह्यूमिलिटी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेनस्ट्रीम मीडिया के लोगों के बीच में, जब मैं एंकरिंग न्यूज़ के स्पेस की बात हम कर रहे हैं, जर्नलिज्म के स्पेस की बात कर रहे हैं, वहाँ पर एआई एंकर का इस्तेमाल, इसको जो लोग इनोवेशन कह रहे हैं, स्मार्टनेस कह रहे हैं कि मैं तुमसे चालाक, मैंने एक एआई एंकर क्रिएट कर दिया, ये पत्रकारिता का नुकसान कर रहे हैं। बेसिक एथिक्स को नहीं जानते। अनदर टर्म आई वांट टू यूज फॉर सच activities and such ideas, it is a juvenile idea. How can you have an AI anchor to give you news which you claim to be live? You are dealing with facts. Play with these toys on lifestyle, some fashion, some comic show, some gimmickry. Fine, definitely use all these innovations, but not in the space of mainstream journalism. I detest it, is my point number one. Point number two, AI के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, और कन्फेस करता हूँ मैं कि मुझे कुछ नहीं पता है। सिर्फ एक बात पता है कि ये ह्यूमन इनोवेशन का अगला दौर है। ये हमारी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमारा बनाया हुआ एक औजार है। ये किसी को कोई रिप्लेस करेगा, ये डिबेट गलत है। ये ऑगमेंटेशन की डिबेट है। ये मेरे लिए रिसर्च असिस्टेंट है।
और मुझे तय करना है कि मैं इसको कैसे यूज़ करूं। इसीलिए सारी दुनिया में कंपनियां हों, सरकारें हों, न्यूज़ रूम्स हों, वहाँ एआई को लेकर के बड़ी गंभीर चर्चा हो रही है कि ये क्या तिलिस्म आ गया है, इसको ज़रा ठीक से समझा जाए, और बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें हो रही हैं। मेरी सीमित समझ में मुझे नहीं समझ में आता ये। जैसे पहले मैं गूगल पे सर्च करता था, अब मैं एआई पे सर्च करूँगा, मैं रिसर्च करूँगा, फिर मैं तय करूँगा। और कोई भी कंटेंट, किसी भी न्यूज़ रूम में यही होना चाहिए कि कोई भी कंटेंट एआई से जनरेटेड जाएगा नहीं, जाएगा तो आप बताओगे। अगर आप तस्वीर यूज़ कर रहे हो तो बताओगे कि एआई से है, वीडियो आप यूज़ कर रहे हो तो बताओगे कि आप एआई से है। इसीलिए एआई को लेकर के कोई कह रहा है कि मेरे विपणरी में कोई बहुत बड़ा विपन आ गया और मैं कमाल कर दूंगा, तो वो आप लोगों को भ्रमित कर रहा है। ऋचा, आप क्या चैलेंजेस देखते हैं एआई के दौर में? जैसे मैंने कहा था, जेन जी से आगे जेन अल्फा हमारे सामने है, तुरंत चीज़ें चाहिए, 1 मिनट के शॉर्ट्स और रील्स में उनको सारी जानकारी चाहिए। ऐसे में क्या चैलेंजेस हैं? यूजफुल इंफोटेनमेंट कंटेंट, और ख़ास तौर से जब आपने जिम्मेदारी की बात की थी, जिम्मेदार होते हुए इंफोटेनमेंट जो कि उनके लिए यूज़फुल हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको एक ही में समेटना है, तो कितनी ज़रूरत, क्या ज़रूरत और किस तरह की चुनौतियाँ, चैलेंजेस? प्रीति, मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि लॉन्ग फॉर्मेट्स तो अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, और रील्स और इस सब के दौर में हम अभी भी लॉन्ग फॉर्मेट इंटरव्यूज़ उस पर अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये मजबूरी है कि 30 सेकेंड्स में सब देखना है। और जो जैसे संजय जी कह रहे हैं ना, वेपन, एनी वेपन इन रॉन्ग हैंड्स कैन कॉज डिस्ट्रक्शन। तो सबसे बड़ा चैलेंज चाहे, और एआई की जब बात हो रही है, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि सारे नहीं लेकिन ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स में, मेन स्ट्रीम मीडिया में इस समय जो हो रहा है वो जर्नलिज्म तो कितना पता नहीं, बस थिएट्रिक्स ज़्यादा हो रहा है कि बाढ़ आई है तो जर्नलिस्ट को बिल्कुल पानी में डूब जाना है और डूब के ही रिपोर्टिंग, मतलब आजकल रिपोर्टर्स उसमें ज़्यादा लगे रहते हैं हम कितना ज़्यादा थिएटर कर दें ताकि वो खबर लोगों को समझ में आए या कल वो पोस्ट वायरल हो जाए। ये वायरल जो होना है ना, वो जो टीआरपी की लड़ाई थी वो व्यूज़ की लड़ाई हो गई है। वो वायरल मेंटालिटी वही है कि हम कितना बड़ा ऐसा ड्रामा कर दें कि चीज़ फैल जाए। मुझे लगता है ये बहुत डेंजरस ट्रेंड की तरफ हम जा रहे हैं। इसको ठीक कैसे किया जाए, या उस मतलब मेरे पास फिलहाल कोई सोल्यूशन नहीं है, एडिटर्स और मैनेजमेंट्स के पास हो सकता है, बट दिस इज़ अ बिग कंसर्न फॉर पीपल लाइक मी हु स्टिल बिलीव कि अखबार पढ़ा जाए या लॉन्ग फॉर्मेट इंटरव्यूज़ 1 घंटे किसी को शांति से सुना जाए। तो कई बार लगता है हम आउटडेटेड हो गए हैं, लेकिन जो अगली पीढ़ी है उसको ये समझाना भी ज़रूरी है कि आप क्या इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, किस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, उस कंटेंट के प्रोड्यूसर्स के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है कि वो गलत बात ना फैलाएं, गलत ढंग से ना फैलाएं। दिस इज़ अ चैलेंज आई थिंक वी ऑल एज अ सोसाइटी फेस, नॉट ओनली मीडिया, वी ऑल एज अ सोसाइटी फेस। बिल्कुल, और अब समय है, अब आइए दर्शकों के भी कुछ सवाल ले लेते हैं। जो ऑडियंस यहाँ बैठी हुई है, अगर आप में से कोई सवाल करना चाहे तो बताइए, किससे सवाल है, किस गेस्ट से सवाल है और क्या सवाल है? मैं नवविक्रम सिंह, प्रीति, हाँ मैं नवविक्रम सिंह, दोनों गेस्ट से मेरा सवाल है। जैसा कि आपने कहा कि संक्रमण काल है, लॉन्ग फॉर्मेट प्रोग्रामिंग की बात की, कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस दौर में इन सब का सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है वो किसी संस्थान के रिपोर्टर पर, वो वही सबसे ज़्यादा संक्रमित है। क्योंकि एक क्वालिटी कंटेंट हम बनाते हैं लॉन्ग फॉर्मेट में, उसे उतना व्यूज़ नहीं मिलता, लेकिन शॉर्ट्स में या फिर किसी भी तरीके का अगर हम लॉन्ग फॉर्मेट में व्लॉग भी बनाते हैं तो उस पर ज़्यादा व्यूज़ मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप बस्तर में 1.5 महीने रहकर रिपोर्टिंग करके आए हैं तो वहाँ नहीं मिलता। ऐसे में सबसे ज़्यादा पूरी इंडस्ट्री में सर्वाइवल जो है रिपोर्टर का मुश्किल है। जो ANI पहले सपोर्टिंग हैंड था, अब वो ANI ही है, रिपोर्टर सपोर्टिंग हैंड की तरह यूज़ हो रहा है। तो इसमें क्या माना जाए कि बस अब रिपोर्टिंग जो है उसका वो थिएटर जिस तरीके से आपने बताया केवल वही काम रह गया है, वो लॉन्ग फॉर्मेट क्वालिटी कंटेंट वो सब रिपोर्टर के लिए ख़त्म हो गया? आप दोनों से ये सवाल है। देखिए, जो मैंने पहले कहा, आज मैं अपने कॉलीग से बात करती हुई आ रही थी तो उन्होंने कहा देखिए जो हम फ्रीडम की बात करते हैं, मैंने कहा एज ए रिपोर्टर आप कितना फ्री फील करते थे, तो बोले लाइन तो संपादक ही देता है ऊपर से, और क्या करना है। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें कहीं जो चिंता का विषय है बिल्कुल है, लेकिन जो मैं बार बार कह रही हूँ कि चैनल के संपादकों को ये कॉल लेना होगा कि हम अपने रिपोर्टर से क्या निकलवानी है स्टोरी। जो रिपोर्टर फील्ड में है ना, वो आज भी मुझे ऐसा लगता है सबसे मेहनती है, उसके पास अपने सोर्सेज होते हैं, उसके पास जेन्युइन स्टोरी होती है। लेकिन आप ऑफिस में बैठ के डिसाइड करते हैं कि वो स्टोरी करेगा, जर्नलिज्म करेगा या थिएट्रिक्स करेगा, तो वहाँ पर मुझे लगता है संजय जी के इनपुट ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, आपने
एक्चुअली हमारी दुखती रग पे हाथ रखा है। देखिए, आजकल हमारी ज़िंदगी में एक नया सर्वशक्तिमान है जिसका नाम है एल्गोरिथम। ये सब जो हम विमर्श कर रहे हैं, ये इस सेंस में एक लिमिटेड बात हम कर रहे हैं कि एल्गोरिथम की जो ताकत है वो तय करता है कि आप क्या देखेंगे, कितना देखेंगे। एक बार आपने कोई एक क्लिप देख ली तो फिर आपको दोबारा वही दिखाना है, बार बार दिखाना है। ये सब वो तय करता है। इसका हमारी पत्रकारिता, लोकतंत्र, हमारी संस्थाओं के सामने एक नया चैलेंज है। फंडामेंटल लेवल पे सॉल्व करना पड़ेगा। ये नहीं है कि किसी कालखंड में हम 10-20 प्लेटफॉर्म वाले कुछ अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये तो कंपटीशन के थिएट्रिक्स है, ये आए गए हो जाते हैं, कोई बहुत परेशानी नहीं है उसमें। लेकिन आपने जो कहा कि रिपोर्टिंग, मैं भी ये मानता हूँ कि मूल रिपोर्टिंग बंद हो गई है, ये चिंता का विषय है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि हमको डिप्रेस नहीं होना चाहिए। अगर खबर है, तथ्य है, आप उसको छुपा नहीं सकते, वो बाहर आएगी। और एक तरह से अच्छा है कि हमारे हाथ में डिजिटल मीडिया और उससे निकला हुआ सोशल मीडिया है, जो कि आपको एक इक्वल डेमोक्रेटिक स्पेस देता है कि आपकी खबर पहुंच जाए लोगों तक। अगर उस तथ्य में, उस संदर्भ में दम है तो आप उसको रोक नहीं पाएंगे, वो फैल जाएगी। हमने देखा है इसी एल्गोरिथम के कंट्रोल माहौल में बहुत सारी खबरें जिसको कोई चाहता है कि न चले या कम चले या हट जाए, वो हट थोड़ी ही पाती हैं। तो ये इसके फ़ायदे वाली बातें भी है, नुकसान ज़्यादा है, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन ये बड़ा चुनौती का विषय है। भारत में रिपोर्टिंग चैलेंज का काम है, महंगी हो गई है, बहुत ज़रूरी है। कितना भी सोफिस्टिकेटेड हो जाए, कितना सोशल मीडिया हो जाए, कितना व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके लोग क्लिप बना के भेज दें, दैट इज़ नॉट जर्नलिज्म, दैट इज़ एन इनपुट, दैट इज़ एन इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ ए FYI थिंग कि मैं आपको बढ़ा रहा हूँ, आप किसी को बढ़ा रहे हैं, या मैं फिर चैनल पे बैठ के उस पर कुछ कर रहा हूँ। उससे नहीं होगा। जर्नलिज्म में रिपोर्टिंग का अहम हिस्सा है और उस पर एक ये फिक्र की बात है कि हम लोग उसको ज़्यादा मजबूत कैसे करें, उसको ताकत कैसे दें। उसका संबंध फिर उसी बात से है कि हम जिस इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं उसमें इसको कर पाने के लिए हमारे पास संसाधन और दक्षताएं कितनी हैं, और उसको नर्चर करना हमारी जिम्मेदारी है। कभी पास होते हैं, कभी फेल होते हैं। मैं इसमें यहाँ एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी। एक बड़ी अजीब सी स्थिति है आजकल। आप अगर चैनल वालों से बात करो तो वो कहते हैं अरे हम वो दिखा रहे हैं जो जनता देखना चाहती है, और जनता से बात करो तो कहते हैं कि न्यूज़ चैनल देख कौन रहा है आजकल। तो ये कंटेंट जो डिसाइड हो रहा है वो किसके आधार पर डिसाइड हो रहा है? क्योंकि जनता कहती है अरे बहुत शोरगुल है चैनलों पर, हम नहीं देखना चाहते, और चैनल कहता है नहीं, जनता को यही शोरगुल देखना है। तो मुझे लगता है कि ये भी हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि किसके लिए हो रहा है शोरगुल। आपका कहना सही है। इस पर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेनस्ट्रीम मीडिया अपने को इन्हीं कारणों से काफ़ी इररिलेवेंट कर चुका है, NDTV को छोड़कर। ऋचा, अगला प्रतिबिंब, ये कंटेंट को लेकर भी कॉन्ट्रडिक्शन है। कहा जाता है कि शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट वो हिट है, 7 सेकंड में तय हो जाता है वो देखना चाहता है दर्शक या नहीं देखना चाहता। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं टेलीविजन में स्लॉट होते हैं हाफ एन आवर, 1 आवर। पॉडकास्ट एक नया एक तरीका शुरू हुआ है, उसमें कोई स्लॉट ही नहीं है। 1 घंटे 40 मिनट का पॉडकास्ट भी लोग देखते हैं, हिट होता है। तो कंटेंट इंपॉर्टेंट है या आपको लगता है ड्यूरेशन? मुझे लगता है कंटेंट एंड कंटेंट का प्रेजेंटेशन का तरीका। मैं तो खुद ही लॉन्ग फॉर्मेट करती हूँ जिंदगी विद ऋचा में। मेरे इंटरव्यूज आराम से 1-1 घंटा जाते हैं। मतलब बहुत कम हुआ है कि, मतलब मुझे नहीं लगता पिछले 7 साल में जब से मैं चला रही हूँ, आधे घंटे से सब ऊपर ही है मेरे एपिसोड्स। हाँ, वैसे मिलियंस ऑफ व्यूज भी नहीं मिलते, लेकिन उसमें भी मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि जैसे संजय जी ने कहा TRP मैनिपुलेट होती है, आजकल व्यूज़ भी मैनिपुलेट होने लगे हैं। हम जैसे लोग बिल्कुल ऑर्गेनिक उस पर चलते हैं तो व्यूज़ मिलते हैं, ऐसा नहीं है, और लोग शांति से देखना पसंद कर रहे हैं। और मुझे लगता है वो चीखने चिल्लाने की भी अब इतनी अति हो गई कि लोग अब उससे थोड़ा सा परेशान होने लगे। सो आपका कॉन्टेंट अच्छा होना चाहिए और उसका प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा हो, तो मुझे लगता है लोग देखेंगे या देखना पसंद करते हैं। ऋचा जी, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। अमरेश द्विवेदी नाम है मेरा। हम न्यूज़, व्यूज़, पर्सपेक्टिव, स्क्रीन वॉर से वायरल वाले दौर में पहुंच गए हैं, जिस पर हमने बहुत चर्चा कर ली। मेरा सवाल ये है कि जब हम छोटे थे तो कहा जाता था, माता पिता कहते थे 8:40 पे बैठ जाओ, न्यूज़ देखना है, कुछ जानकारी होगी, शम्मी नारंग आ रहे हैं। अब हम न्यूज़ रूम, हमारे माता पिता कहते हैं टेलीविज़न देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं आता। जो लोग न्यूज़ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं
वो अपने बच्चों से कहते हैं टीवी देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ तो टीवी 15-20 दिन से खुला ही नहीं है। संजय जी से मेरा सवाल है, एनडीटीवी बहुत हद तक जर्नलिज्म करता है, पुराना इतिहास रहा है, अभी भी बहुत डेविएशन नहीं दिखता है, कि हम कैसे बच्चों को, चूँकि वो हमारा भविष्य हैं, हम उनको कैसे टेलीविज़न या फिर डिजिटल स्क्रीन के करीब ला सकते हैं ताकि वो कुछ अच्छा सीखें, कुछ वायरल चीज़ों से गाइडेड ना हो, फेक न्यूज़ से गाइडेड ना हो, और इन्फॉर्मेशन के साथ अपना करियर और अपना भविष्य बेहतर बनाएं। जी, इस पे समय की मर्यादा को देखते हुए एकदम संक्षिप्त उत्तर देना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही बड़ा दूसरा प्रॉब्लम है कि चूँकि अब मोबाइल और किसी भी प्रकार का कंटेंट बच्चों तक मौजूद है और अवेलेबल है, इसके सीरियस सोसाइटल साइकोलॉजिकल दुष्परिणाम भी हैं। उससे बचना एक बड़ी चिंता का विषय हम सबके लिए होना चाहिए। मैं देखता हूँ उस पर चर्चा कम होती है, इसीलिए यहाँ पर मैं समझता हूँ कि पेरेंटल गाइडेंस बहुत ज़रूरी है कि बच्चे हमारे क्या कंज्यूम कर रहे हैं। गोल्ड माइन है, मुफ्त में इतना नॉलेज है, इतनी पढ़ाई लिखाई है। ये सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया अगर आप ठीक से यूज़ करें तो आपके लिए बिल्कुल ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। लेकिन तब आपको पता होना चाहिए कि आप देखना क्या चाहते हैं, ढूंढना क्या चाहते हैं। कहीं भी इधर उधर होंगे तो फिर एल्गोरिथम आकर के आपको कैप्चर कर लेगा। इसीलिए ये एक प्रकार की बेकाबू परिस्थिति हो चुकी है, लेकिन इसको नियंत्रित करना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि बड़ों को किसी को हम क्या इसमें कोई सलाह दे सकते हैं। एज एन इंडिविजुअल, एज अ फैमिली यूनिट, हम अपने घर में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। वो कहते भी हैं लिटिल एप्रिसिएशन गोज अ लॉन्ग वे। इसीलिए कंटेंट क्रिएशन में एक बड़ी जिम्मेदारी समझी जाए। इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान शुरू किए गए, नेशनल अवार्ड्स भी इस साल से शुरू किए गए हैं, और उस पर एक विशेष सीरीज़ भी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अवार्ड्स जीता है, सनसेट टीवी दिखा भी रहा है। तो इस तरह मुझे लगता है कि यही छोटी छोटी राहें हो सकती हैं संजय जी, जो आगे बड़ा बदलाव लेकर आए। समय यहीं तक हमें इजाज़त दे रहा है। संजय बोले जी, आपका। प्रीति, आई वुड लाइक टू से समथिंग। ऋचा जी, जैसे आपने कहा कि लॉन्ग फॉर्मेट के इंटरव्यूज़ आजकल कोई इतना, बाद में ये भी कहा कि उसके भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं, लेकिन मिलियंस ऑफ व्यूज़ नहीं आते। मुझे लगता है, आई डोंट हैव अ क्वेश्चन, लेकिन एक ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रही हूँ, एक पर्सपेक्टिव है। एक 1.5 घंटे का जो इंटरव्यू होता है, या तो हम लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है, या हमको लगता है हम बहुत बिजी हैं। 1 घंटे का, अभी मैं भी अगर कहीं यूट्यूब पे देखती हूँ तो देखती हूँ 30 मिनट, नहीं इसका टाइम नहीं है, 5 मिनट, अच्छा ये देख लेते हैं। तो वही सेम इंटरव्यू जो 1.5 घंटे का है, या सपोजिंग 60 मिनट का है, उसकी अगर 60 शॉर्ट्स मिल जाए ना, 2 3 4, फिर लगता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे पूरा देख लो। ये कर रहे हैं हम लोग। ये कोई भी बड़ा इंटरव्यू था, हम उसकी रील जरूर बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर वो रील अच्छी लगेगी। आज ही कल हमने शेफ विकास खन्ना का एक इंटरव्यू अपलोड किया है, तो उसमें से छोटी छोटी रील निकाल रहे हैं कि शायद इसको देखकर कुछ लोग 40 मिनट का इंटरव्यू देखने आ जाएंगे। ऐसे ही होता है, मेरे साथ तो ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद पूरा लगता है कि नहीं ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको पूरा देखना चाहिए। क्या करें, जैसा टाइम है उसके साथ मूव करना ही पड़ेगा। मैं अब संजय पुगलिया जी, ऋचा अनिरुद्ध जी, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया कहना चाहूँगी। रजत जी, पैनल में आप पार्टिसिपेट किया, आपका विशेष रूप से धन्यवाद।